और गाइस क्या हाल है आज? इतना हैप्पी मोमेंट नहीं है, आज पाकिस्तान सीरीज हारा है, लेकिन बात अब हम विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द टेस्ट सीरीज. 3 टेस्ट मैच सीरीज अब ओवर हो गई है. बहुत कंट्रोवर्सीज बातें हुई हैं रिगार्डिंग द पिचेस, रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो वील स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट इन दोनों से. फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही शुरू करते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू, उस्मान से शुरू करता हूँ. हाउ डिड यू फाइंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू पाकिस्तान and watching likes of Warner, Smith, ऐसे players, Cummins, ऐसे players हैं, Stark. हमने तो कल जाके स्टेडियम भी गए हुए थे. We saw the match yesterday. तो बताओ कैसा, how you feeling? और अभी आगे वनडे सीरीज और T20 भी आना है, तो एक्साइटेड हो इन सारों के लिए? I think it was a brilliant atmosphere. लोगों को चांस मिला ऑस्ट्रेलिया को देखने का, टैलेंट को, कि बड़े लोग तरसे होते हैं ऑस्ट्रेलिया से कि आ नहीं रहा पाकिस्तान टीम आफ्टर 24 years. तो ये खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए. तो दिस इज अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड. और मैं चाहता हूं कि और भी टीम इससे आते रहे और रेगुलर बेसिस पे आए. अब ऑस्ट्रेलिया आई तो आई एम श्योर दे विल बी कमिंग नेक्स्ट ईयर एज वेल और आफ्टर दैट. तो बड़ा मजा है सब प्लेयर्स को देख के, सबको देख के और लाइव को विटनेस करके. और प्लस इनको पाकिस्तानी कंडीशंस पे खेल के वो समझ आई कि ऑस्ट्रेलिया हाउ गुड टीम दैट इज to play in such a foreign condition. और अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ्टी वाइज सब सही है, वाइज सब अच्छा, सिक्योरिटी वाइज और बड़ा अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट किया होता. कोई मसला नहीं हुआ. हम खुद टेस्ट देख रहे हैं, इजी आराम से वॉक भी, सिक्योरिटी चेक हुआ, क्लियरेंस भी, और कोई हमें मसला नहीं हुआ. एब्सोल्युटली नो इशू है. ऐसे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अबाउट ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू पाकिस्तान एंड द सीरीज गोइंग माशाल्लाह अभी तक स्मूथली and one day T20 रहते हैं तो Australia to stay unlike their southern neighbors. नहीं बड़ा अच्छा रहा. obviously 24 साल बाद बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड आई है. अलग उसका एक वो होता है माहौल और एक्साइटमेंट होती है, और यू नो इनको अप क्लोज देखना, इनकी अप्रोच को देखना, आई एम श्योर फैंस ने बड़ा एंजॉय किया होगा. This is a good point. This is sometimes हमारे हम देखते हैं खाली पाकिस्तानी स्टार्स नहीं, हमारे जो बच्चे अब यंगस्टर्स जो आ रहे हैं जिनको क्रिकेट का शौक बनेगा, वो इन प्लेयर्स को लाइव भी देख सक रहे हैं. स्टार्क को भी लाइव देखना, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं स्टार्क को लाइव देखूंगा. ऑस्ट्रेलिया इधर आया होगा पाकिस्तान में, तो बड़ा एक एस्पेक्ट है. मगर अब इधर थोड़ा सा तुम्हारे पास मैं आता हूँ जरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में. लॉस्ट टेस्ट मैच टुडे एज वेल, and we're not going to discuss उस तरह के every टेस्ट मैच में क्या क्या हुआ, but there has been यूनिवर्सल कॉमन थिंग्स बिटवीन ऑल टेस्ट मैचेस. सबसे पहली बात जो हम आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बात होती रही है वो पिचेस के ऊपर है. पिचेस पे हमने, मुझे याद है जब पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एंड में हमने थोड़ी सी पिच की बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान स्पिन ट्रैक्स बनाएगा, वो कराएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि एवरीवन हैज बीन ब्लेमिंग द मैनेजमेंट एंड द क्यूरेटर्स के पिच का क्या बना है. हाउ मच इज द ब्लेम that should be going to the curators more than whether the weather conditions in Pakistan वो है ही ऐसी कि you cannot do much with the pitches anyways. जो धूप पड़ती है या जो मौसम जिस तरह का पड़ता है उसमें आप मे बी पिच के साथ एक लिमिटेड लेवल पे ही चेंजेस कर सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक अ पिच जो आप एग्जैक्टली वो चाहते हो बिकॉज ऑफ द वेदर. सो आप उसमें मुझे जरा इलैबोरेट करके बताओ कि क्या होता है पिचेस का जो सारा एस्पेक्ट है. देखिए पिच जो है ना बेसिकली वो ड्राइड मड आप कह सकते हैं होता है. तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पिच टूटती है, बाउंस जो है लो होता रहता है. बिल्कुल वो इतना मॉइस्चर उसमें रहता नहीं है, जिसकी वजह से अगेन वही बात आ गई, बाउंस कम होता है. सो अगर ये सीरीज आप जनवरी फरवरी में खेलते तो रिजल्ट डेफिनेटली आता. अब जितनी सीरीज को आप ड्रैग करते हो समर्स में, उस तरह आपको सब कॉन्टिनेंट में मोर लेस ऐसी पिचेस मिलेंगी. सो इसमें क्यूरेटर को ज्यादा उस तरह ब्लेम नहीं कर सकते जो लोग सब कह रहे हैं कि डेड पिचेस हैं दिस दैट. बट ऑल्सो एक ये आप अभी भी देखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गया हमारे अपनी कंडीशंस के ऊपर. तो अगर हम उनके हिसाब से थोड़ी पिचेस बनाते थे तो आप सोच लें क्या होता फिर. बिल्कुल. सो वो जब हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो हमें सब कॉन्टिनेंट जैसी पिचेस थोड़ी देते हैं, अब बाउंसी ट्रैक्स देते हैं. I'd like to add उसमें इनके अगर जो हम पहले भी बात इस पे कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा वो था कि पिचेस फ्लैट है. हाँ, हम इंडिया की तरह हम सोचते हैं कि हम भी वो एक स्पिनिंग ट्रैक डेवलप करते हैं और 3 दिन में टेस्ट मैच ओवर हो जाए, डजंट मैटर. लेकिन एट दिस पॉइंट how much, Heather, ये तुमसे ये सवाल कि how much do you think with the spinners we had we could have been Australia with this? Our spinners were not up to par I feel, and Nathan Lyon वगैरह हमें ज्यादा ट्रबल करते और हम लोग उड़े होते फिर. तो can you elaborate on that? Exactly, वो best side in the world एक वजह से end of the day world number 1 versus world number 6 था. वो नजर आ रहा था, क्लियर कट डिफरेंस था कि फास्ट बॉलर्स हमसे बेहतर फास्ट बॉलिंग की उन्होंने. नेथन लायन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. स्वेप्सन ने ठीक किया, पहली सीरीज है उनकी, उस हिसाब से बुरी बॉलिंग नहीं थी लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं रहे शायद. उनमें इतनी वैरायटी नहीं है, गूगली और फ्लिपर एंड स्टफ.
लेकिन सिंपल सी बात यही है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी वो भी क्लास और एबिलिटी नहीं है जो नेथन लायन की है। आई थिंक दोनों को आप कंबाइन कर दें, नुमान को और साजिद खान को, नेथन लायन से फिर भी बेहतर स्पिनर है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस था, आई थिंक स्किल लेवल का डिफरेंस था, और ऑस्ट्रेलिया ने एडजस्ट किया बेहतर और उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली हमसे एंड में। उस्मान के पास मैं आऊंगा कि उस्मान के पास थोड़ा सा मैं पॉजिटिव सिनेरियो लेके आऊंगा। इसको एक बैट्समैन बहुत पसंद आया सीरीज में जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव निकला है, वो है अब्दुल्ला शफी। बड़ा उस्मान ने मुझे कल भी बता रहा था कि उसको कल देखा भी हमने लाइव, तो बहुत अच्छा लग रहा था खेलते। वो लोग बड़ा टैलेंट भी है फॉर के, वो तो बंदा आउट ही नहीं हो सकता जिस तरह खेलता है, जिस तरह टेक्निक है। तो लगता है ड्राविड का मुझे बड़ा याद आता है, इधर कंपेयर करते हैं। मुझे रिसेंट टाइम्स में पुजारा का भी थोड़ा सा उसके अंदर एक वो बंदा बड़ा मैच्योर है और बड़ा, जैसे आपने कहा था कि 3 इनिंग्स सिर्फ खेले फर्स्ट क्लास मैच। ये बात मैं हैदर के पास लेके आऊंगा। तब से एकदम टैलेंट आ गया, एकदम से बड़ा टैलेंट। तो अमेजिंग प्लेयर जो हमें ये डिस्कवर हुआ टैलेंट इस टेस्ट में। आई थिंक ये चलेगा काफी देर तक, टेस्ट मैच में नजर आएगा हमें। हैदर, ये उस्मान की बात नहीं जो मैं तुमसे, बिकॉज यू प्ले क्रिकेट एंड यू प्लेड एट अ लेवल अपने डोमेस्टिक में भी, इसका उस दिन टेस्ट मैच में ही बता रहे थे कि ही ओनली प्लेड 3 फर्स्ट क्लास मैचेस एंड टू कम आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान एंड एवरेज मोर देन 80 की एवरेज रखने का। How much do you think this is an achievement for him? Because 3 first class matches खेलना is ridiculous अभी, और टेस्ट मैचेस में आगे प्रूव किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। बिल्कुल, आई थिंक इसमें क्रेडिट जाना चाहिए मिसबाह उल हक को। एक्चुअली मिसबाह ने इनको डिस्कवर किया था। अच्छा। और मिसबाह को उनकी टेक्निक बहुत सॉलिड लगी थी। अब ये मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता किधर डिस्कवर किया, क्या किया, बट मिसबाह ने रेकमेंड किया था कि इस बंदे को बुलाया जाए पाकिस्तान कैंप पे, और वहां जाहिर है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की तो उन्होंने कहा ये तो रेडी है फॉर टेस्ट क्रिकेट, और नजर आ रहा है जिस तरह का डिफेंस है उनका, जिस तरह की वो बेस्ट टीम के साथ प्रूव किया। एंड फॉर ऑल द स्ट्रिक मिसबाह गेट्स इवन फ्रॉम मी, दो रिजवान को ओपन करवाना और अब्दुल्ला शफी को, ये बड़े 2 डिसीजंस हैं ऐसे कि जो आज भी पाकिस्तान उसके साथ एक पॉजिटिव नोट पे लेके जा रहा है उसे। बिल्कुल, देखिए मिसबाह के होते हुए भी हम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट साइड तभी थे, तो जो क्रेडिट जहाँ देना चाहिए वहाँ बिल्कुल देना चाहिए। मिसबाह ने बिल्कुल आपको वर्ल्ड क्लास टीम, मतलब रैंकिंग में नंबर 1 बनाया, ऊपर से आपको ये टैलेंट ढूंढ के दिए हैं। इवन आसिफ अली की बाद में बात हम कर सकते हैं, जो पावर रेटिंग है वो भी मिसबाह उल हक ने इस्लामाबाद यूनाइटेड में डिस्कवर किया था। सो बिल्कुल वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, साउंड है, और उन्होंने प्रूव किया। सो हम फर्दर ऑन जाते हैं। मैं हैदर के साथ ही रहता हूँ क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऐसे आए मेरे टेस्ट में कि अब तो ये बात तो समझ आ गई क्योंकि अबू धाबी में भी हम लोग एक सर्टेन टाइम में खेलते थे तो हमें वो पिचेस सूट करती थी। बात सही है, अगर समर ज्यादा हो जाए तो पिचेस आप उनके से कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, धूप ज्यादा लो हो जाएगी। उस्मान ख्वाजा ने कल खुद स्टेटमेंट दी कि दिस इज द लोएस्ट पिच आई हैव एवर बैटेड ऑन। तो देयर इज अ रीजन, लाहौर में धूप पड़ी हुई है, गर्मी आ गई, स्प्रिंग तो आई नहीं लाहौर में, तो वो धूप ने पिच को ऐसा कर दिया। तो हम एक सर्टेन लेवल तक हम ब्लेम कर सकते हैं इन सारों को, बट मैं थोड़ा सा हैदर के ऊपर हार्ड हिटिंग चीजों पे आना चाह रहा हूँ कि जिसमें नेगेटिविटीज भी पॉइंट आउट करनी चाहिए एंड गलतियां हैं। देखो हम जितना भी, ये मैं अपना एक, ये रैंट नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से हम जितना भी अच्छा ट्रीट करें ऑस्ट्रेलिया को, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखें, एंड ऑफ द डे इट इज अ कम्पिटिटिव सीरीज, वी नीड टू हैव अ कंपटीशन विद देम। हम बहुत दोस्ती तो लगा ली, अच्छी बात है, अभी भी हारे हैं तो हमने अपनी दोस्ती या फ्रेंडलीनेस के चक्कर में हमने डिस्ट्रैक्ट कर लिया है सिचुएशन को कि वी हैव लॉस्ट अ सीरीज एट होम इवन टू द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, बट वी स्टिल लॉस्ट अ सीरीज एट होम। एंड उसमें 2 एस्पेक्ट्स में मैं बहुत ज्यादा जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड कप से लेके तब से हम बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है हसन अली को चांसेस मिले जा रहे हैं। पीएसएल में ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस इन द होल ऑफ पीएसएल। हाउ डिड ही स्टिल गेट अ चांस इन द टेस्ट स्क्वाड? अगर वो बंदा नजर आ रहा है, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम फॉर परफॉर्मिंग बैड, आई एम नाउ ब्लेमिंग द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू गिविंग हिम द चांस टू प्ले व्हेन ही, वो जाके डोमेस्टिक में अपने आप को बेहतर करे, वो फर्स्ट क्लास वापस खेले। अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहे हैं, नेशनल कप वगैरह, सारी जो डोमेस्टिक टीम वहां खेलता, उधर अपने आप को भी 4 डे क्रिकेट में वापस नॉर्मल करता, उसको वापस चांस दिया जा रहा है। इससे बेहतर आप किसी और बॉलर, फास्ट बॉलर जिसकी हमें कमी थी, ये रिवर्स स्विंग जो कमिंस और स्टार लेके आ रहे थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ द 140 प्लस स्पीड दे हैड। सो हमारे पास नसीम शाह के अलावा इवन शाहीन अफरीदी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू गो पास्ट 140 इन कंडीशंस में। तो नसीम शाह ही कर रहा था। मे बी हम दहानी को ले आते, मे बी हम किसी और बॉलर को ले आते जो एक फास्ट पेस बॉलर होता जो रिवर्स स्विंग को टैकल कर सकता। हसन अली ने बिल्कुल रिवर्स स्विंग अचीव नहीं की। हसन अली ने कोई रिदम में बॉलिंग नहीं करा रहा था और उसको 3 टेस्ट में चांस मिला। चलो आई अंडरस्टैंड पहले टेस्ट में दे दिया, बट वहां भी अगर सही नहीं लगा तो सेकंड टेस्ट में ड्रॉप हो सकता था, वहां भी नहीं हुआ। वहां भी उसने अच्छा नहीं खेला, सेकंड टेस्ट में भी ड्रॉप किया गया, थर्ड में भी उसको ले आया गया। इट्स आइदर फ्रेंडशिप जिसकी वजह से एक एम्पैथी साथ मे बी बाबर आजम ने रखी हुई है उसके साथ। तो मुझे बताओ कि व्हाट डू यू फील, क्या चक्कर है? हसन अली को क्यों नहीं एक वजह,
ड्रॉप करने का ये मतलब तो नहीं वो जिंदगी में वापस कभी टीम में नहीं आएगा. ड्रॉप करने का मतलब है मे बी ही रीगेन्स हिज फॉर्म गोइंग कमिंग बैक इन द टीम. सो व्हाट डू यू फील, क्या चक्कर है ये? देखें, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि कप्तान और मैनेजमेंट जो है उनको बैक करी है. वो समझते हैं कि वो मैच विनर हैं और अब जो अंदर की बातें हैं वो वही बेहतर जानते हैं. पता हो तो जरूर बताएं, क्यों ना बताएं. लेकिन बात ये होती है कि जब आपका सीनियर प्लेयर होता है ना, हमेशा चांस उसी को ही देते हैं क्योंकि उसका एक तो एक्सपीरियंस है. अभी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स का प्रेशर उन्होंने हैंडल किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, बैटिंग भी सही कर लेते हैं. हाँ, आपकी बात ठीक है कि वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने कैच छोड़ा था जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच हारे थे. वर्ल्ड कप में भी अनफॉर्चुनेटली उनसे छोटा कैच, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है. आई डोंट नो, मे बी बाबर को भी अपने यंगस्टर्स में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा और मैनेजमेंट को भी नहीं फील हो रहा होगा. कुछ तो होगी चीज. लेकिन डेफिनेटली आई थिंक इस सीरीज के बाद उनको अपना फ्यूचर, आई थिंक वो हसन अली का रीअसेस करेंगे. बट आई थिंक T20 और वनडे में भी वो पूरा उनको प्रॉपर्ली चांस देंगे इफ ही इज फुली फिट. मुझे नजर आ रहा है, लगता है यही होगा. सो बेसिक ये सूल होता है कि सीनियर्स को हमेशा आप बैक करते हैं एंड तक. अब आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या वजह इसकी क्या है, ये सिर्फ बाबर और मैनेजमेंट ही बता सकती है. टू बी ऑनेस्ट, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ सिचुएशन बैक करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट, it doesn't mean you're being kicked out of the team. It means just regain your form back and then you will be back in the team. You are our priority. We want you to play. You're a match winner, but just get your rhythm back. You don't have rhythm right now. Your run up, you can tell from his run up when he's running in that his rhythm is struggling. देखिए, मेरा उनको इंजरीज भी रही नहीं है. अभी रिसेंटली इंजरी से वापस आना ना, थोड़ा बंदा मेंटली भी फिर पता भी होता है बैक ऑफ द माइंड कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ. इवेंचुअली चीज आप पे कैचअप कर लेती है. साथ आप अनफिट भी हो तो बड़ी चीजें हो सकती हैं. फिर उनको शायद लग रहा है कि वो टेस्ट में ही खेलते खेलते शायद अपनी फॉर्म रिगेन कर लेते हैं, उसी प्रेशर में रहते हुए वापस ले आए अपना रिदम. सो ये अगेन एग्जैक्ट क्या वजह हम नहीं बता सकते, बट ऑब्वियसली बाबर आजम उनमें कॉन्फिडेंस रखते हैं. आई फील इट्स कॉस्टिंग अस बिग टाइम. थोड़ा बहुत हर काफी काउंटलेस टाइम्स हमारे पास आ गया कि इट्स कॉस्टिंग अस. बट वुड यू एक्चुअली रिप्लेस हसन अली विद अ यंगस्टर एंड टेक दैट चांस ऑलरेडी? Maybe when he's been struggling in the first 2 tests and you know that you need pace to get reverse swing and Hassan Ali is unable to extract it, maybe then you can find another pacer which we have in the team and give him a chance. तो ये भी मसला होता है ना आजकल. आप देखें T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि आप जो बॉलर्स है ना वो इतने यूज्ड टू नहीं है, खासतौर पे यंग बॉलर्स के लंबा long spells. This is true. जब बहुत पुरानी होती है तो फिर ही होता है. T20 पे चांस नहीं मिलता आपको. और उस्मान, तुम लोगों के बैटिंग का एक बहुत आता रहा है पाकिस्तान का कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया के. हम लोग बहुत स्लो बैट करते हैं, हमारी रन रेट सही नहीं जाती एक कंपेयर टू जो ऑस्ट्रेलिया 3.5 प्लस खेल रहे होते हैं हर वक्त. हमारे बैट्समैन यूज्ड टू नहीं रिवर्स स्विंग खेलने में, जिस हमें लगता है ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन रिवर्स स्विंग की बॉल, क्योंकि हम टेस्ट में इतने, ये एक रीजन हो सकता है इतने अच्छे नहीं हम. दूसरा, फवाद आलम को मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब 2 टेस्ट में से परफॉर्म नहीं किया द फर्स्ट 2 टेस्ट, तो दे कुड हैव ड्रॉप्ड इन द थर्ड टेस्ट. फवाद उसकी टेक्निक भी मैच नहीं कर रही थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को. बड़ा अनऑर्थोडॉक्स उसकी टेक्निक थी, जो कि प्रूव कर कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे. तो आई थिंक ही कुड हैव बीन ड्रॉप्ड एज वेल. तो और रिजवान को भी नहीं खेल सका रिवर्स स्विंग, एज यू नो प्लम आउट हो गया. रिवर्स स्विंग का एक एस्पेक्ट ये कि वो हैदर हमें ज्यादा एक्सप्लेन कर सके कि रिवर्स स्विंग को अच्छा खेलना बुरा खेलना क्या है. रिवर्स स्विंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरीज टू फेस फॉर अ बैट्समैन हु स्पेशली जो बिल्कुल नया पिच पे आता है अभी. तो समवन लाइक रिजवान, वो जब आ रहे थे तो इस टेस्ट मैच में भी हमारे पास आइडियल सिचुएशन ये होती कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक आउट ना हुए होते व्हेन द बॉल स्टार्टेड स्विंगिंग, कि वो लोग टैकल कर लेते. बिकॉज नया बैट्समैन के आके लिए आप बाबर आजम लेवल के हो तो आप कर सकोगे, लेकिन और सबके लिए काफी मुश्किल है रिवर्स स्विंग को टैकल करना. चलो ये तो है. अब हम एक और एस्पेक्ट पे बात आएंगे जो हम पहले भी बात कर रहे थे, स्पिनर्स के ऊपर. पाकिस्तान बड़ा हमेशा से एक प्राइड रहा है पाकिस्तान का कि स्पिन बॉलिंग हम लोग स्पेशली हमारी कंडीशंस में हमेशा एक हमारे पास देखो अगर आप पिछले डेकेड्स में भी चले जाओ, सकलैन के बाद भी हमारे पास हमेशा कोई आता रहा है. उसके बाद भी हमारा एक एरा था जो हफीज, सईद अजमल, जुल्फिकार, बाबर एक था, अब्दुल रहमान था एक. हाँ, तो ये सारे हमेशा विकेट्स ले रहे होते थे, विकेट टेकर स्पिनर्स होते थे. इवन साजिद खान, आई एग्री, बांग्लादेश में ही डिड परफॉर्म वेल, लेकिन स्पिनर्स ने तीनों टेस्ट में कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाया. लिटरली पहले टेस्ट में ऐसे नुमान ने 6 विकेटें ली थी, वो मगर इट वाज अ लॉन्ग इनिंग्स, वो 400 450 से ऊपर स्कोर ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी था उसमें, लेकिन साजिद खान ने तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आज के जमाने में ड्यूरिंग दिस एरा ऑफ स्पिनर्स का, वैसे ही एक एरा अब डाउन पे आ गया है, अब आप ज्यादा लेगीज के लिए तरफ देखते हो या विकेट टेकर स्पिनर्स जिनके अंदर कोई वेराइटीज होती हैं. साजिद खान में इतनी वेराइटीज हैं नहीं. तो अगर आपको पहले 2 टेस्ट में नजर आ गया तो गाय वाज एवरेजिंग 120 प्लस इन बोथ द टेस्ट, आपके पास एक लेगी पड़ा हुआ है स्क्वाड के अंदर. आप स्पिनिंग, आपको ये पता भी है कि लाहौर में गर्मी है तो मे बी पिच थोड़ी सी ब्रेक ज्यादा करेगी,
तो आप एक लेगी को क्यों नहीं चांस दे सकते थे साजिद खान को? इट्स नॉट लाइक साजिद खान इज अ बैट्समैन जो आपको बैटिंग में हेल्प कर रहा है, तो आप एक लेगी को चांस दे नहीं सकते थे? क्या लगता है अगर आपको इस तीसरे टेस्ट मैच में स्पेशली? बात नहीं आ जाती है कि एक्सपीरियंस को उन्होंने प्रेफरेंस दी ओवर डेब्यूटेंट। मतलब ऑब्वियसली जाहिद महमूद नाम है उनका, उनको डेब्यू कराते हैं अगर थर्ड में तो बड़ा प्रेशर होता है उन पे परफॉर्म करने का। और आप दूसरा देखें कि स्वेप्सन ने भी कोई इतनी जबरदस्त बॉलिंग नहीं की थी, वो लेग स्पिनर है, तो उससे प्रॉब्लम उनको लगा होगा कि ठीक है साजिद खान की बांग्लादेश में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, सेट इवेंट टीम के साथ चलते आ रहे हैं, तो हम अपने इसी प्लेइंग 11 से स्टिक करेंगे, जिसने हसन अली का केस था ऑब्वियसली। तो ये बड़ा एक गैम्बल होता है। अगर आप जाहिद महमूद खेलते और ना परफॉर्म करते तो हो सकता है उनका करियर बिल्कुल ही शायद खत्म हो सकता था पोटेंशियली, क्योंकि वही कहते हैं कि नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब एक डेब्यू अगर आपसे ना अच्छा हो तो फिर नेचुरली एक बैड इंप्रेशन पड़ सकता है आपका। तो बड़ी चीजें होती है जो मैनेजमेंट में देखनी होती है। और पर मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा बाबर को, बिकॉज उनकी हिसाब से उन्होंने अपनी बेस्ट 11 खिलाई, वो तो ऑब्वियसली अब जब सैडली दे डिडंट परफॉर्म, इट डिडंट वर्क आउट। और सेकेंडली जो तुम्हारी बात सही है कि एक लेवल का डिफरेंस था, क्वालिटी जो ऑस्ट्रेलिया की थी और कंपेयर टू पाकिस्तान की, that's why it's the best team compared to number 6 team जो खेल रही है। आप देखें ना, हम T20 में बहुत अच्छी टीम है, हम फिर भूल जाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट एक और कप ऑफ टी होती है, उसमें बार बार एक जगह पे गेंद करना और तेजी से करना, वो ऑस्ट्रेलियंस को ज्यादा एक्सपीरियंस है और ज्यादा उन्होंने बड़ा अच्छा एडजस्ट किया। आप देखें स्टार्ट कमेंस सारे। आप ये भी देखो, आई थिंक हमारा, मैं बैटिंग को इतना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बैटिंग आई थिंक हमने स्कोर्स किए हैं, कोलैप्स हुए हैं लेकिन स्कोर्स हुए हैं। बिल्कुल नॉर्मली हिस्टोरिकली भी देखा जाए, जब हम लोग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम्स को भी खेलते थे, वो जो एक, अगर तुम्हें याद होगी सीरीज जब हमने शारजा वगैरह में खेलनी पड़ी थी, हम एक टेस्ट मैच में तो दोनों इनिंग्स में अंडर 50 लाइक 160 आउट हो गए थे। तो मगर उस सीरीज में भी एक बार याद करो, एक बार पाकिस्तान ने अचीव किया था शोएब अख्तर के थ्रू उनको कोलैप्स करवाना। बिल्कुल। तो मेरा मानना वही एंड में आ जाता है कि बॉलिंग मैटर करती है। पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट फ्लैट कंडीशंस में आपको दूसरी टीम को कोलैप्स करवाने के लिए फास्ट बॉलर्स चाहिए, पेसी बॉलर्स चाहिए जो विकेट लेंगे आपके लिए। अगर आपके पास नहीं है फास्ट बॉलिंग, शाहीन अफरीदी का व्हाट डू यू फील? उस्मान ने भी देखा था, हम कल उस्मान से भी बात कर रहे थे कि वो 143 144 नहीं करा रहा था पूरी सीरीज में। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? इज इट द लॉन्ग स्पेल्स? Is it maybe the red ball? What do you think? क्या वजह है कि वो 140 प्लस पे नहीं जा सक रहा था, वो 139 135 के बीच में रह रहा था? डेफिनेटली स्टैमिना सबसे पहले हम बात ही करेंगे, और आई थिंक लैक ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट एक्सपीरियंस हुई ना। हाँ जी बिल्कुल, इस चीज की एक्सपीरियंस उनको शायद अभी कम हो। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छे से खेलते आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक हमारा फोकस ना एज ए नेशन भी अब हमारे जो सारी नई पॉट है T20 और शॉर्टर फॉर्मेट पे हमेशा ज्यादा रहा है, बिकॉज 4 ओवर तेज करना निस्बतन 5 दिन तेज करना एक और जोर और लगता है। अगर आप देखो तो शॉन टेट की भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसने शाहीन अफरीदी की बहुत तारीफें की हैं, लेकिन उसने बोला कि एज ए बॉलिंग कोच मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं उसको, उसकी बॉडी को फिट रखूं। तो वो एक किस्म की आपको इनडायरेक्टली मैसेज यही दे रहा है कि हमारा अभी ये है कि वो इस उम्र से, इतनी कम उम्र से खेल रहा है, उसको फिजिकली फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका लॉन्जिविटी बढ़े एज ए करियर। ऊपर से एक और मैं कहूँगा, देखें इनके एक्शन जो है ना, स्टार्ट और कमेंस, आप देखें इन्होंने बीच में सीरीज के स्टार्ट ने एडजस्ट भी किया था अपने आप को, साइड ऑन थोड़ा ले आए, और वही एनर्जी ज्यादा थी, रिलेंटलेस टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ था कि गेंद बार बार उस जगह पे करना है। और कमेंस का जो हाई आर्म एक्शन है वो तो बहुत मुश्किल होता है खेलना, बिकॉज बाउंस की वजह से वो कहता है जब गेंद बॉल हो रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे एक पाकिस्तान का जिसका पॉजिटिव हम उस्मान तुम्हारे से बात करेंगे, नसीम शाह है। नसीम शाह ने तीसरे टेस्ट में, पहली इनिंग्स में और पहले टेस्ट में भी वो उसने रेगुलरली 145 प्लस कराई है बॉलिंग, और उसने रिवर्स स्विंग भी अचीव की है। और उसने रिवर्स स्विंग किस तरह अचीव की कि वो लेंथ में रिवर्स स्विंग कर रहा था, जो इसलिए स्निक और विकेट कर सका। तो नसीम से अच्छा लगा। तो मैं हेदर ने पीएसएल के दौरान भी कहा था, इसको पहले देखा था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी खेला था नसीम शाह, तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो नसीम शाह को ये ऐसा टैलेंट है जो कि ग्रो कर रहा है और एक्सपीरियंस के साथ अच्छा बेहतर होता रहेगा ऐसा, क्योंकि ये बड़ा एग्रेसिव बॉलर है और फास्ट बॉलर में एग्रेशन बहुत जरूरी होता है, आपको चाहिए इफ यू वांट टू टेक विकेट एज वेल, ये इज पार्ट ऑफ द पैकेज। तो इसमें वो नजर आता है मुझे, जो आपको एग्रेसिव बॉलर्स में नजर आता है, बाउंसी और फास्ट पेस और ये रिवर्स भी अचीव कर रहा है ऐसा ऐसा, जो कि बहुत आगे जाएगा अपने करियर में। तो इसको आपको ड्रॉप नहीं, मुझे उसका एक्शन भी बहुत अच्छा लगता है। वो सिमिलर टू शेन बॉन्ड है, जंप कम है लेकिन वो आर्म बिल्कुल शेन बॉन्ड की तरह आता है। नहीं मींस बिजनेस, तो उसको आपको नहीं उसको ड्रॉप करना। अच्छा, एक और बॉलर की मैंने तुमसे बात करनी है, वो आई नो वो एक स्केप्टिकल ही है उसके बारे में मैं भी, कि क्योंकि वो तुमने बात क्लियर कर दी है कि टेस्ट मैच में वो स्पेल कराना इज अ होल डिफरेंट स्टोरी देन, लेकिन इस रिवर्स स्विंग ओल्ड बॉल कंडीशंस में तुम्हें लगता है हारिस रऊफ वुड हैव बीन कॉम्पिटेंट फॉर अ रिवर्स स्विंग बॉलर? अगर उसको रिवर्स स्विंग उसने कोचिंग की होती एंड 150 वो रेगुलरली करा सकता है,
रेगुलरली भी क्या उसको 3-4 ओवर का स्पेल देते हैं आप, और वो जिस तरह की बॉलिंग कराता है मे बी वो रिवर्स स्विंग ज्यादा अचीव कर सकता इन बॉलर्स में जो सारे बॉलर्स हैं. उसको कोविड हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो रहा नहीं टेस्ट सीरीज के लिए. बिल्कुल डेफिनेटली आई थिंक आरएस रऊफ एक बड़ा, लेकिन वही बात है क्या वो इतनी देर तक मेंटेन कर पाते कंसिस्टेंसी, वही वाली बात जो उनकी पर्सनालिटी ना हारिस रऊफ की, आई थिंक वो कर पाते मेरे हिसाब से. पैशन से वो गेन करते हैं, बेशक वो हाई 130 में भी कर रहे होते हैं, पर कुछ ना कुछ वो निकाल लेते हैं. मेरा मानना है कि हारिस रऊफ वो बॉलर था कि जो ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स लेके आ सकता था. मिडिल ऑर्डर में 20-30 ओवर्स के बाद 3 ओवरों का स्पेल, 3 या 4 ओवर्स का स्पेल T20 की तरह वो स्पेल कराता है. 145-150 पे लगता है, रिवर्स स्विंग हो रही होती है उस टाइम. तो वो, और अगर उसको एक विकेट भी मिल जाती ना कोई यॉर्कर के अंदर, तो वो उसके अंदर से जो पैशन निकलता ना उस टाइम, मे बी वो ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल करा सकता. ये मेरा अपना एक मानना है. आई एग्री विद यू. ये एक मुझे लगता है. एंड एक सेकंडली मैं उस्मान के साथ उसने एक बात कर रहा था, जो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे उसमें, कि आपको मैच विनर्स टीम के अंदर चाहिए होते हैं. बैटिंग में हमारे पास वो रन रेट की, जो मैं उस्मान के साथ ही बात की कि हम लोग बैटिंग स्लो कर रहे थे, तो उस्मान को मैंने एक एग्जांपल दिया, हैदर के माँ पास से कहूंगा, तो मैंने एग्जांपल दिया कि वो सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने जाके जीती थी, बहुत बड़ी सीरीज थी वो हम जितने भी हमारे वो राइवल्स हैं, वी विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट अंडरडॉग सीरीज विक्ट्री मेरे सामने, बिकॉज जो इंजरीज उनको हुई भी थी, जो चीजें हुई भी थी ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना टेस्ट में, मगर उसमें तुम देखो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्या था. रहाने और तो था जो पुजारा, जो इन्होंने बाउंसर्स ली वो ली, लेकिन एक टेस्ट वो जीते थे जिसमें ऋषभ पंत ने 100 बनाया था 75 बॉल्स पे, और वो टेस्ट मैच वो जीत गए थे. तो मुझे लगता है कि हमें एक बैटिंग में हमारी लाइनअप में भी ये लैकिंग एन एग्रेसिव बैट्समैन जो आके दूसरी टीम से मैच लेके जा सकता है. ऋषभ पंत एक ऐसा बैट्समैन है, वो किसी भी कंडीशन में आके 50 भी बना लेगा 30 बॉल्स में, 60 बना लेगा 40 बॉल्स में, इवन इन अ टेस्ट मैच सिनेरियो, रेड बॉल सिनेरियो. डू यू थिंक वी आर मिसिंग हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप में एक एग्रेसिव बैट्समैन के जो एक टीम से एकदम से टेस्ट मैच भी कैन टेक अवे द टेस्ट मैच फ्रॉम द अदर टीम एज वेल? देखिए ये वही बात आ गई कि अब आप कंपेयर करें पाकिस्तान बैटिंग टू इंडियन बैटिंग, उसमें कॉन्टेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बैट्समैन के हमारे पास कोई एग्रेसिव माइंडसेट वाला है, अब वही बात रिजवान इज नॉट एन एग्रेसिव. रिजवान भी एक्यूमुलेट करता है उसका T20 लेवल पे. एग्रेसिव का मतलब है कि रेड बॉल हो और बस गोज ऑल आउट. देखिए हमारे पास अभी कोई ऐसा बैट्समैन अभी तक है नहीं रेड बॉल क्रिकेट में, टू बी वेरी फ्रैंक और ऑनेस्ट. डोमेस्टिक लेवल पे कोई सच नहीं है 4 डे क्रिकेट में जो अच्छा इस तरह तेज खेलने वाला हो. अब वही बात आ गई, स्किल लेवल का डिफरेंस है और कॉन्फिडेंस देने का डिफरेंस है. मे बी वो जो एक हारिस हैं पेशावर ज़ल्मी के कीपर, अगर उनको उस तरह का दिया जाए, वो उस तरह के मुझे लगते हैं बैट्समैन है, बट उनका रेड बॉल का क्या एक्सपीरियंस है आई डोंट नो क्या है. मगर एंड ऑफ द डे मैं कहूँगा स्किल लेवल का अगेन वही डिफरेंस है. इंडियन बैटिंग साइड आप कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तानी बैटिंग लेवल का, और स्किल लेवल एंड प्लस मुझे लगता है एक माइंडसेट का भी, वो एक बंदा एक माइंडसेट के साथ आए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकता हूँ. अब मुझे एक हैदर के साथ वी आर अबाउट टू लाइक रैप अप ये पूरा एपिसोड, लेकिन एक बहुत लोगों की इधर ये भी बातें रह रही हैं जो मैंने उस्मान के पास भी लेके आया था, स्लो रन रेट वाली. अब बिकॉज यू आर अ बैट्समैन योरसेल्फ, तुम फॉर द ऑडियंस एंड फॉर एनीवन हु इज गोइंग टू वॉच हमारा जो शो है, कुछ थोड़े बहुत देख ले तो वो हैदर को सुन ले इस बात को, पाकिस्तान के रन रेट कितना थोड़े स्लो ठीक है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि हाउ मच लोग आके कह देते हैं कि ये क्यों नहीं खेल रहे 3.54 की रन रेट में, इन्होंने क्यों नहीं रन बनाया. रेड बॉल क्रिकेट कितनी डिफरेंट है वाइट बॉल से, कितना मुश्किल होता है स्पेशली इस क्वालिटी बॉलिंग को जो कमिंस और स्टार्क और इनको खेलना और इनके अगेंस्ट रन रेट मेंटेन रखना 3.5 की. यू तुम एक बैट्समैन के तौर पे एक्सप्लेन करो, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि बस T20 की तरह क्यों नहीं खेल लिया जाके 140 बना लिया 15 ओवरों में 20 ओवरों में. देखिए अगेन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग एक तो बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हम ये भूल जाते हैं, और दूसरा जो रेड बॉल है ना वो बैट पे इतने अच्छे तरीके से आता नहीं जिस तरह व्हाइट बॉल आता है. टेक्निकली अगर बात करूं, बिकॉज जो पेंट है ना उसका व्हाइट बॉल का, वो आई डोंट नो व्हाइट कलर में कुछ ऐसा होता है कि वो स्किट करके बल्ले पे आके लग जाता है, तो टाइम इतना नहीं होता कि बॉल मूव करे कुछ करे. वेयर रेड बॉल जो है वो जरा थोड़ा कंपैरेटिवली फंस के आता है, थोड़ा सा स्लो आता है, तो उसमें टाइम उसके पास हो जाता है कि वो सीम करे, स्विंग करे, बहुत पुरानी हो जाए. बिल्कुल बहुत पुरानी हो जाए तो फिर तो रिवर्स होता है, रफ हो जाती है, स्टक होती है बीच में. देखिए एंड में यही बात है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी,
तो ये अभी भूल जाते हैं। भूल जाते नंबर वन हैं। टीम है। और इमाम के जो 200 है वो कह रहे हैं पिच फ्लैट थी पर बहुत अच्छी सेंचुरीज थी, वो भी कम बैक कर रहा था। बिल्कुल। इसको भी हमें शाउट आउट देना चाहिए। बिल्कुल 2 सेंचुरीज बोथ इनिंग्स, ये बहुत बड़ी बात है अगेंस्ट द वर्ल्ड्स और बेस्ट अपनी साइड। जगह बनाई है उसने जैसे बिल्कुल डेफिनेटली बनाई है। लोग करते थे उसको कि नहीं करते हैं। होना चाहिए मगर बनाई। मैं ये कहूंगा कि अगर फवाद आलम थोड़ा सा परफॉर्म कर जाता है ना तो हो सकता है हम ये सीरीज मिडिल ऑर्डर में हमने स्ट्रगल कर लिया बिल्कुल ना। स्ट्रगल किया, रिजवान ने भी अदर देन दैट 100 को इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म नहीं कर सके तो वो मिडिल ऑर्डर हमारा एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा, जहां रिवर्सन सबसे ज्यादा करती है मिडिल ऑर्डर के टाइम। लैक कर रहा था। हाँ ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडली हम ये भी भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अच्छे हैं ना, तो जो भी इनको कंडीशंस दे दो ना, कमिंस या स्टार्क को, उनको लाइन भी, इनको पता है कि बॉल किधर पिच करनी है, बॉल किधर बार बार रेगुलरली उधर डालते रहो, पेशेंस है, थकते नहीं है, 10-10 ओवर मीटर गुजार लेंगे कि वहां ही कराते रहेंगे। लेकिन एग्जांपल आपके सामने, इमाम जब आउट हुए थे पहली इनिंग्स में 150 आउट किया था, कितना किया था 158 है, तो लेग बिफोर आउट हुए थे, तो उधर से इन्होंने ऑब्जर्व किया था ऑस्ट्रेलिया ने अगले टेस्ट मैचेस में वही होता है, कितना रन का, तो पहले वो गेंद कर रहे थे और अगले टेस्ट मैचेस में वही तरीके से लर्न करता है, ड्रॉप करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल। इवन उनके जो सेकेंडरी बॉलर्स भी, ग्रीन भी वाज इंप्रेसिव फॉर हिज फर्स्ट सीरीज, सही तरह उसने खेला। शफीक क्वाड बैक की दफा हुए हैं, मुझे आप ये बताएं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका एक एरिया पकड़ा हुआ था ना कि वो एक तो स्लिप में कैच छूटा था स्टीव स्मिथ का, नहीं तो वो भी टेस्ट हम हार जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस प्लानिंग करते हैं, बड़ी जल्दी एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल, इससे वर्ल्ड नंबर 1। सो कुडोस टू देम। बस अब एंड करने से पहले अब यही है कि अगला विद इन 2-3 डेज शुरू हो रहे हैं हमारे वनडे इंटरनेशनल्स, तो प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है तुम लोगों को? मेरा अपना, मैंने बताया था कि आई फील पाकिस्तान ओडीआईज में वापस थोड़ा स्ट्रगल करे, शायद T20 हम लोग शायद एक जो है वन ओवर चीजें, लेकिन ओडीआईज में आई हैव अ फीलिंग वी माइट लूज 2-1 इन द वनडे इंटरनेशनल्स। मुझे फीलिंग आ रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस। व्हाट डू यू, तुम लोगों का क्या ख्याल है? उस्मान पहले तुम्हारे पास आता हूं, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन वही है, तो आपकी वाली 2-1। वन एक पहले मे बी पाकिस्तान में, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, फाइनल जो होएगा ना ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ओडीआई की T20 में शायद एक मैच है शायद पाकिस्तान का, तुक्का लग शायद वो जीत जाएगा पाकिस्तान थी। और हैदर तुम्हें क्या लग रहा है? अभी रिसेंटली दुबई में भी जीता ऑस्ट्रेलिया, मेरा दिल कह रहा है, माइंड कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1, पर दिल कह रहा है पाकिस्तान 2-1, तो मैं कहूँ पाकिस्तान 2-1 जीतेगा। एक स्मॉल सा स्टार्ट आया हुआ था फेसबुक में किसी जगह पे जो मैंने देखा था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान पिछले 15 डिफरेंट फॉर्मेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देम, टेस्ट में, वनडेज में, T20s में। पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बिग टाइम राइट नाउ। सो ऑस्ट्रेलिया एक तो हमारा, मुझे लगता है हमेशा से ना एक बहुत बोगी टीम रही है। 99 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, वो फाइनल से ना मुझे बोगी टीम लगती है ऑस्ट्रेलिया। हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही कुछ आके हमारा दिल तोड़ती है किसी जगह पे। 99 में भी हुआ, आप अगर देखो तो 2010 जो वेस्ट इंडीज वाला माइकल हसी ने जो किया हमारे साथ, अभी भी जो सेमीफाइनल में हुआ, मुझे हमेशा लगा ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ एक ऊपर पड़ा है, हमारा शैडो प्लेयर भी डेब्यू करता है जो परफॉर्म भी करता है पाकिस्तान के खिलाफ, शैडो है। नहीं, मैं भी कहूंगा 2-1। एक फाइनल टॉक अबाउट वी लॉस्ट अ लेजेंड, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स, शेन वॉर्न पास्ड अवे ड्यूरिंग व्हेन द सीरीज स्टार्टेड। ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं व्हेन आई वाज यंग, मैं अपने ग्रैंडफादर में अपने नाना के साथ बहुत क्लोज था, एंड एवरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज आई यूज्ड टू वेक अप एट 6:30 AM, एंड हम दोनों बस शेन वॉर्न को बहुत एडमायर करते थे। पाकिस्तान में हमेशा स्ट्रगल ही करता था, तब भी उस लेजेंडरी टीम के साथ भी हम लोग स्ट्रगल ही करते थे, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलियन वो लेजेंडरी टीम थी। मगर शेन वॉर्न को हम इतना एंजॉय करते थे, we used to, my nana was a huge fan of his, and he's gone too early, just 52, and बस शेन वॉर्न एंटरटेनर, मैजिशियन, मैं कहूंगा वेरी क्लोज टू फेडरर इन टेनिस, क्योंकि वो ऐसी चीजें unbelievable deliveries produce there has been a debate about Mathai Muralidharan and him on who was the best. I feel Shane Warne was the best. He was the best spinner मेरे लिए सामने, because Mathai Muralidharan का एक और एस्पेक्ट हो तो चकिंग के अलावा most of his wickets and his playing was in subcontinent spin friendly conditions. Shane Warne was mostly in Australia, England, इन जगहों में उसने ज्यादा अपना एस्पेक्ट दिखाया। बेस्ट डिलीवरीज हैं जब भी, बॉल ऑफ द सेंचुरी। So Shane Warne मेरे सामने तो he was the goat for spin. Definitely. That's how we'll end the show on Shane Warne. इंशाल्लाह हमारी प्रेडिक्शन गलत जाए और पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल backing Pakistan 2-1. अच्छा, Heather is backing Pakistan 2-1 इंशाल्लाह। पाकिस्तान wins. I also hope Heather इंशाल्लाह। स्टैट्स देखा जाए तो 2-1. So I'm also hoping कि हेदर की सही हो। हमारी तो प्रेडिक्शन ऑन द फीलिंग हमने दी 3-0 जीत जाए ऑस्ट्रेलिया। वो बहुत ज्यादा
फिर हम अगले एपिसोड में वापस यही तरह बात कर रहे होंगे क्या क्या मसले निकाले ना यही तो बेहतर है। हाँ लेकिन चलो सही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया आएगी मुझे लगता है आगे they've been showed a good time नेक्स्ट टाइम कब आएंगे तो नेक्स्ट ईयर even David Warner has been really funny with all his antics एंड पे जो सेलिब्रेशंस कर रहे थे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की आउट करके उनको ना वो हिलेरियस नहीं बाद में मैच के बाद उन्हें बैल्कनी में साथ बैठे भी हैं और साथ बैठे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अच्छी रही है बट मैं अभी भी ये कह रहा हूँ दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज ऑलवेज गुड बट द नेक्स्ट टाइम दे आर कमिंग शो मोर कंपटीशन शो you're a competitive team you're there to face Australia and trying to beat them जब बहुत दोस्ती करोगे ना आपका एक फैक्टर चला जाता है एक्स फैक्टर आपको एक वो नफरत चाहिए you need a hatred to beat the team सच्ची जो बात है स्पोर्ट्स पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमारी कौन सी टीम होती है उनकी कौन सी टीम होगी तो देखते हैं ओके गाइस इंशाल्लाह we'll come out with another episode and Usman अब अगली बार इंग्लैंड से हमें ज्वाइन करेंगे लाइव टेलीकास्ट करूंगा लाइव टेलीकास्ट से ज्वाइन करेंगे via Zoom or something okay guys bye bye